सो बिल्कुल पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, ये टॉपिक इस तरह का है कि जैसे आज कोई वॉलंटियर उस तरीके से कर नहीं रहे। उसकी वजह यही है कि एक तो इट्स एन अनयूजुअल टॉपिक, काफी रेयर वाली चीज है। लेकिन हमारे कंट्री में इट इज नॉट रेयर, वेरी फ्रैंकली बहुत सारे पेशेंट्स फर्टिलिटी के आपको मिलते हैं पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के साथ। सो यू शुड नो हाउ टू मैनेज देम, हाउ टू काउंसल देम। आपको उनका प्रोग्नोसिस बताना, वो सब कुछ करना आना चाहिए, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर मीनवाइल किसी ने बीच में वॉलंटियर करना हो तो हम केस भी कर लेंगे, वरना मैं आपको एक दफा क्विकली बता देती हूँ छोटी छोटी टिप्स हैं इससे रिलेटेड। वो आई थिंक, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ना सिर्फ एग्जाम में बल्कि रियल लाइफ में भी इसका डायग्नोसिस बनाना है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट बात ये हो जाती है कि जहां पर इसका डायग्नोसिस बनता है, यानी अगर इसका डायग्नोसिस आपका ओवेरियन सिस्ट वर्सेस पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, तो दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है। विच मीन्स के अगर तो ओवेरियन सिस्ट है या देयर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, और इफ यू आर सस्पेक्टिंग मेलिग्नेंसी और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपने सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाना होता है। और अगर ट्यूबरक्लोसिस के है, तो अगर आप ट्यूबरक्लोसिस में सर्जिकल अप्रोच की तरफ चले गए तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर समझा जाता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की तो मेडिकल मैनेजमेंट है। So pelvic tuberculosis is one topic जिसमें management line is absolutely different, but it is very very confusing to diagnose. हम सब लोगों ने जिंदगी में when we are doing training and everything, we have seen a lot of tuberculosis patients, क्योंकि हमारे कंट्री में it is very much prevalent. तो इसके बारे में हर चीज पता होना बहुत जरूरी है। ऑल दो pelvic tuberculosis की मेडिसिन आपके फिजिशियन या ट्यूबरक्लोसिस के जो एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी कर सकते हो या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट को भी, दे गिव दैट मैनेजमेंट। सॉरी, एक्सक्यूज। सो इसके अंदर जैसा कि मैं अभी आपसे कह रही थी कि नहीं, सॉरी बीच में बात रह गई। सॉरी, इफ एनीवन कैन टेल व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस का हम कह रहे थे ना बात। मैडम, मैनेजमेंट आप बता रही थी कि पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस में मेडिकल और सर्जिकल हाँ, डिफरेंट तो पेल मैनेजमेंट यस, होती थैंक यू। सो ऑल्दो हम इन्वॉल्व करते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में आफ्टर मेकिंग द डायग्नोसिस, लेकिन फ्रैंकली इसकी ड्रग्स, इसकी डोजेस, उसके साइड इफेक्ट्स, वो सारा कुछ भी आपको आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसका कर लेते हैं। अभी तक हमने लास्ट 2 क्लासेस में, मैंने कल सारी क्लासेस इसीलिए अपलोड कर ली कि अगर आप ये वाला लेक्चर भी सुनोगे या बाद में देखोगे तो साथ एक तरह से इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो कि वेरिएंट सिस्ट है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने वेरिएंट सिस्ट का की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया था। जिसका मतलब ये है कि वी नो अबाउट द हिस्ट्री, हमें क्विकली हिस्ट्री का पता है। पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट मोस्टली फ्रैंकली एसिम्टोमेटिक ही प्रेजेंट करते हैं, या वो सब फर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। तीसरी प्रेजेंटेशन इसकी ट्यूबोवेरियन मास है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स मास। ठीक है, तो ये 3 इसकी प्रेजेंटेशन होती है हमारे गायनी में। बाकी की प्रेजेंटेशंस आर वेरी 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 रेयर, जो कि शायद ही जिंदगी में कभी एनकाउंटर करें, जैसे कि एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, कि उसके एंडोमेट्रियम सारी ट्यूबरक्लोसिस से खराब हो गई है, नाउ शी हैज गॉट एशरमैन और एमनोरिया उसका डेवलप, या फिर रिकरिंग बार्थलिन है। वेरी फ्रेंकली आई हैव सीन वन पेशेंट विद दिस, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है। ये वल्वल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसके अंदर वो रिकरिंग बार्थलिन के साथ प्रेजेंट करी थी, और एक दफा उसका निकाला, लेकिन सेकंड टाइम जब उसका कल्चर कराया स्पेशली और नॉर्मल सेलाइन में भेज के फॉर एएफबी एक्सेट्रा, तो देन वी गॉट टू नो कि इट वाज ट्यूबरक्लोसिस। तो द थिंग इज के तो दिस इज वेरी रेयर केस। अगर कभी ऐसा कुछ एग्जाम में हो जो कि रेयर है, जैसा कि एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस है या वल्वल ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऑब्वियसली आप एग्जामिनर से कह सकते हो कि इट्स अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन। इट्स अ वेरी you can even comment like it's a very confusing thing कि patient is presenting again and again with a Bartholin और उसका diagnosis नहीं बन रहा, और later on it comes out to be tuberculosis. So these are few things which are very rare and you can miss the diagnosis. But later on to treat the patient you eventually diagnose them correctly, because आपके डीडी की लिस्ट में वो चीजें भी होती हैं। बट यस,
सब फर्टिलिटी का केस या ट्यूबोवेरियन मास का केस जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट करते हैं विद ट्यूबरक्लोसिस, उसके अंदर डायग्नोसिस आपका ना मिक्स होना चाहिए ना मिस होना चाहिए। वो डायग्नोसिस फिर हमारा नंबर 1 या नंबर 2 पे ही होता है। जैसे हम लास्ट हमारा केस चल रहा था पिछली 2 क्लासेस में हमने किया था कि 32 years ऑफ एज एंड शी प्रेजेंटेड विद अ कॉम्प्लेक्स मास एंड शी इज विद फर्टिलिटी, मैरिड फॉर 5 years। और उसके अल्ट्रासाउंड पे कोई 4 into 5 सेंटीमीटर का कॉम्प्लेक्स मास था। सो उसको हम लेकर चले थे एज अ कॉम्प्लेक्स मास एंड वी डिस्कस्ड अबाउट एंडोमेट्रियोसिस वर्सेस malignancy। और हमने ये किया था कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक अ डायग्नोसिस वेदर इट्स malignant और इट्स एंडोमेट्रियोसिस, और अगर एंड तक हमें एम्बिग्विटी है तो टिल वी आर गोइंग फॉर सर्जरी वी टेक हर एज malignant। We do all the biopsies, we do the peritoneal washing, and then intraoperative look of the patient of that mass decides whether we need to get the frozen section done or we just need to remove it as it's endometriosis। और सेकेंडली ये कि उसमें आप लोगों को एक सवाल वैसे करना चाहिए था, बाद में मैं सोच रही थी, लेकिन मैं खुद ही वो सवाल ऐड करती हूँ उस केस के अंदर कि देन इन विच केसेस वी प्रिफर मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि वो तो इनफर्टिलिटी का केस था ना, 5-6 सेंटीमीटर की उसकी सिस्ट थी कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो की। ऑल्दो उसका शायद CA1 to 5 वाज लाइक 1000 और समथिंग, सो इसलिए इट वाज गोइंग मोर टुवर्ड्स malignancy। लेकिन अगर यही पेशेंट होती और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट होती और उसका यही मैथ्स होता और उसका 500 से ऊपर CA1 to 5 होता, 500 के करीब होता फॉर एग्जाम्पल, या 200 के करीब होता, और देन हाउ वुड वी नो दैट वी कैन गिव हर द मेडिकल, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में सब फर्टिलिटी की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है डिसाइड करने के लिए कि हमने उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, ट्यूबल पेटेंसी देखनी है और साथ सिस्टम करनी है। बट एक पेशेंट जिसकी फैमिली कंप्लीट हुई होती और या वो अनमैरिड है अभी and she is presented with a cyst and with a little high CA1 to 5, then how are we going to decide that whether we should go for a surgical treatment or we should go for a medical treatment when we don't know exactly if it's malignant or it's endometriosis? किसने जवाब देना है इस बात का? अगर सवाल समझ नहीं आया तो भी बता दें, वरना जवाब बताएं। आई थिंक दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन पिछले क्लास में। मैडम सवाल सही से समझ नहीं आया। सवाल ये है कि वही केस है पिछला वाला, 32 years of age, but now her family is complete. She is para 2. She has presented with 4 into 5 या 5 into 6 centimeter endometriotic complex cyst, and her CA1 to 5 is 250. Then how are you going to decide if it's endometriosis or not, or if it's malignant or not, and what type of treatment you are going to opt for her? मैडम एज उसका CA125, तो मैडम वो इतना ज़्यादा रेस नहीं है। उसकी फर्टिलिटी विशेष पेशेंट की पूछेंगे फर्टिलिटी डिज़ायर, और अगर उसकी फर्टिलिटी डिज़ायर्स नहीं है तो पहले हम सस्पिशियस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस करके उसको एम्पेरिकली ATT देंगे 2 वीक्स तक। अगर उसको रिस्पॉन्ड होगा तो इट मीन्स के द सिस्ट इज मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलस, और अगर उसको रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर हम लेटर ऑन उसकी दूसरी मैनेजमेंट के बारे में जो है वो वी विल थिंक ओवर इट। ठीक है। सो आप टीबी की तरफ ले गए हो। सो द थिंग इज कि यस, वो टीबी तो भी मैंने आपसे डिस्कस करना है, इसी को हम टीबी बना के कर लेंगे बात। मैडम लेकिन इसमें टीबी के लिए मेरा जी हादिया जी, बख्तावर एंड हादिया जी। यस मैडम, अस्सलाम इसमें वालेकुम अगर बेटा। हम ट्यूबरकुलोसिस इस तरह से सस्पेक्ट कर सकते हैं ना, अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो ट्यूबरकुलोसिस के, जैसे नाइट स्वेट्स और ये जो है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब या कोई फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो या पर्सनल हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की पॉजिटिव हो, तभी हम ट्यूबरकुलोसिस की वेरी तरफ जा गुड। सकते हैं ना। वैसे तो हमें बिल्कुल। तो सस्पेक्ट नहीं होगा ट्यूबरकुलोसिस, वैसे तो हम वेरी गुड। मतलब एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी ओवेरियन सिस्ट उसको उसकी तरह ही मैनेज करेंगे। पर उसकी बिल्कुल हिस्ट्री अगर हमें ट्यूबरकुलोसिस की तरफ लेके जाएगी तभी हम सस्पेक्ट करेंगे, फिर हम जो है एम्पेरिकली या उसको 2 वीक्स ठीक के है। लिए एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी देके देखेंगे। गुड। बिल्कुल ठीक है। सो जी हादिया। जी मैडम, मुझे आपके क्वेश्चन की ये समझ आई थी कि pertaining to endometriosis, not just tuberculosis, why would we go for operating our patient at this यस। situation when the family is complete? My justification for that would be intractable pain or any abdominal symptom if that is bothersome for the patient in such an extent that patient is not able to perform her daily routine, then I would go and operate my patient. Otherwise, I will prefer the medical treatment. फॉर एंडोमेट्रियोसिस।
For endometriosis, yes, when the family is complete. गुड, दिस इज अ गुड आंसर। मैं आपको इसको और इलेबोरेट, सबने आंसर्स ठीक दिए। सो इस केस के अंदर अब हमारा डीडी तीन बन रहे हैं, राइट? One is endometriosis, second is tuberculosis, and third is complex mass, which can be malignant because CA125 is high, right? How are we going to differentiate? अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, तो हिस्ट्री के अंदर जैसे हमें अभी बताया, हादिया से पहले जिन डॉक्टर साहब ने हमें बताया था, शी वाज राइट कि हिस्ट्री में देयर हैज टू बी फैमिली हिस्ट्री ऑफ tuberculosis and maybe first degree relative or maybe neighbors also कोई encounter हुआ हो जिसको tuberculosis हो, या उसकी अपनी कोई हिस्ट्री है प्रीवियसली पल्मोनरी टीबी की, या इंटेस्टाइन के टीबी की, या मतलब बोन्स के टीबी की एक्सेट्रा। तो हम पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। तीसरा ये कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, अभी तो हम पूरा ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक कवर करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आप अगर जाओगे तो यस, सीबीसी में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, टीएलसी ज्यादा मिलेगा, लिम्फोसाइट ज्यादा मिलेंगे, ईएसआर में भी ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद आपके पास बड़ी अच्छी अब तो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, मॉन्टोस टेस्ट भी है, बट देन वी हैव आईजीआरए टेस्ट आल्सो, यू नो, एसओ गामा रिलीज एसिड्स, राइट? ये इट हैज गॉट 97% सेंसिटिविटी और अवेलेबल है लैब्स के अंदर। तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा आपको बता देगा। और उसके अलावा अगर आप अल्ट्रासाउंड कौन कराओगे सी तो आप टेस्ट? डिटेल्ड फीचर्स ऑफ सिस्ट मांगोगे, राइट? आईजीआरए, इम्यूनो एसिड टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, इसकी 97% सेंसिटिविटी है। मॉन्टोस टेस्ट की तो आई थिंक 50% सेंसिटिविटी है, लेकिन आईजीआरए टेस्ट की बहुत अच्छी टेस्ट इसकी सेंसिटिविटी है, और ये आपको 97% में बता देता है अगर ट्यूबरक्लोसिस का केस है। इट मैडम इज ये कॉल्ड कैसे होती आईजीआरए है? टेस्ट। ब्लड ब्लड में इम्यूनो ऐसे है ना, ब्लड में होता है। अच्छा, अच्छा, टेस्ट। ओके। उसके बाद इट्स अवेलेबल इन चुगताई एंड और इस तरह की लैब्स में अब अवेलेबल है। आई डोंट नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो भी नहीं होगा, लेकिन इट्स वर्थ इट। आप फिर ज़कात वगैरह करके जाहिर है कर लेते हो। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें डायग्नोसिस में पता लगेगा, और जमीन आसमान का ट्रीटमेंट में फर्क है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी मेडिसिन और है, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर मिलिग्नेंसी है तो ऑब्वियसली मिलिग्नेंसी की सर्जिकल ट्रीटमेंट है और इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट होएगी, तो इसलिए ये वाला टेस्ट कराना वर्थ इट है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ज्यादा आपका डायग्नोसिस काफी हद तक कंफर्म हो जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में देयर इज ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एंड देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्ट। ट्यूबरक्लोसिस में थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अगर कहीं कंफ्यूजन है, जैसे कि भी हादिया ने हमें जवाब दिया कि हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड कि दिस इज एंडोमेट्रियोसिस विच, जिसके अंदर वी कैन गिव यू नो मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि फर्टिलिटी विशेस भी नहीं है पेशेंट की, और वी कैन कंसिडर गिविंग हर मेडिकल ट्रीटमेंट। बट ऐसा ना हो कि मेलिग्नेंसी हो, तो यस, CA125 इज नॉट वेरी वेरी हाई। नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस का CA125 250 से 500 के बीच में होता है, या 200 से नीचे नीचे होता है। एक चीज, 500 से ऊपर नहीं होता है। अगर इसी पेशेंट का CA125 500 से ऊपर होता है या 1000 के करीब होता, तो यस, देन आई कुड हैव कंसिडर्ड कि मैं मेलिग्नेंसी के डिफरेंशियल को अपने माइंड में रखूं। सो इफ अगर इसका अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग और CA125 is less than 200 or something, so you can just go ahead with the medical treatment of endometriosis, and then you can repeat the ultrasound after 3 months. If the cyst is responding, like it's less than 50%, उसका size कम हो गया with the medical treatment, then definitely आपकी treatment ठीक जा रही है and you can continue the treatment. लेकिन अगर बढ़ गया है या उतने को उतना ही है, तो फिर you can consider taking the biopsy, ठीक है? अब जहां तक बात है ट्यूबरक्लोसिस की, आई वुड लाइक कि कोई वॉलंटियर कर ले, वरना हम फिर इसको वैसे लेके मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इसके अंदर छोटी बट छोटी बातें हैं। जी अल्ट्रासाउंड पे मैडम कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस है? वैसे हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड होगी। इज वेरी, मैं आपको बताती हूँ। अब मसला क्या होता है, देखो, बिल्कुल बख्तावर ने ठीक कहा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आपका CA125 भी ज्यादा होगा, जो मेलिग्नेंसी में भी ज्यादा है। अगर पेशेंट ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस या यानी ट्यूबो ओवेरियन मैस बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो उसके अंदर वो ही फाइंडिंग्स अल्ट्रासाउंड में होंगी जो आपकी मेलिग्नेंसी के अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग्स होंगी। अगर आप पेशेंट का फॉर एग्जांपल सीटी कराते हो, बिकॉज ये अच्छा, कई दफा आपका एसाइटिस भी होता है ट्यूबरक्लोसिस में,
एसाइटिस भी होता है और उसके अलावा मेलिग्नेंसी में भी एसाइटिस होता है। कंसिडरिंग हाई CA1 to 5 बिकॉज ऑफ एसाइटीज एंड, और ये सारा CA1 to 5 कई दफा 1000 से ऊपर भी होता है टीबी में, और वही मेलिग्नेंसी में भी होता है। कंसिडरिंग सच हाई CA1 to 5, you get the CT scan done also to see the spread of the disease, but unfortunately tuberculomas या केजियस मटेरियल सर्फेसेस ऑफ ऑर्गन्स पे इस तरह से होते हैं कि आपको सीटी पे भी स्प्रेड ऑफ द डिजीज उसी तरह मिलता है जैसे कि आपको मेलिग्नेंसी में मिलता है। तो यस, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। फिर आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पेशेंट, मैं आपको बताती हूँ। इफ देर इज अ पेशेंट जिसके अंदर जो आपको प्रेजेंट आया, मतलब यू विल इनकाउंटर, आप लोगों ने देख लिया होगा ट्रेनिंग में भी ऐसा पेशेंट। Patient is, for example, 52 year postmenopausal है, and she has presented with a mass 7 into 8 centimeter complex mass, and she has got ascites, और आपने उसका सब कुछ कराया, उसका CA1 to 5 फॉर एग्जाम्पल 1000 से ऊपर आ गया, एंड यू गॉट हर अल्ट्रासाउंड डन, उसमें ascites भी है, and then you do all this, but there is sometimes there is a history of tuberculosis का encounter with another person, फिर तो आपका ध्यान चला जाता है कि टीबी वाला ना हो मसला। तो चलो आप फिर तो मॉन्ट्रोस टेस्ट और आप IgRA टेस्ट कराते हो, बट नाउ द होल केस इज गोइंग मोर टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी। तो क्या हम हर मेलिग्नेंसी वाले केस में मॉन्ट्रोस टेस्ट और IgRA कराएंगे? नहीं, हमने IgRA और मॉन्ट्रोस सिर्फ तब कराना है जब देयर इज हाई सस्पिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इस केस के अंदर बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स मेलिग्नेंसी, तो अब वैसे पहले तो होता था कि वी नेवर यूज टू डू द साइटिक टैप ऑफ अ मेलिग्नेंट पेशेंट, बट अब साइटिक टैप ऑफ अ मेलिग्नेंट पेशेंट किया जाता है ताकि उसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जा सके अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ द मेलिग्नेंसी, जो पर्टिकुलरली उस मेलिग्नेंसी का टाइप पता करके फिर उससे रिलेटेड टारगेटेड न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जाती है, और फिर सर्जिकल क्लियरेंस की तरफ लेके जाया जाता है। सो इस तरह के पेशेंट के अंदर हम फिर एसाइटिक टैप करते हैं। इफ यू आर एबल टू गेट लाइक गुड अमाउंट ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, यू कैन चेक इट, उसकी आप साइटोलॉजी करा के यू कैन सी द malignant cells, and you can even check the type of malignancy present, or you can find out if it's tuberculosis, तो आपको अकॉर्डिंगली tuberculosis के सारे lymphocytes और वो चीजें मिल जाएंगे, then you can treat her according to tuberculosis, और फिर आप उसको ATT दे दोगे। डिस्पाइट ऑल दिस, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी चीज स्पेसिफिकली नहीं मिली, देन और आप उसको मेलिग्नेंसी की लाइन पर लेकर जाते रहे हो, तो भी परेशान होने की बात नहीं है। देखो, कहीं पर भी जाकर कोई भी गलती हो सकती है आपसे, असल लाइफ में भी गलती हो सकती है आपसे, एग्जाम में भी गलती हो सकती है, असल लाइफ में भी आपको ऐसे ही करना है जैसा कि आपने एग्जाम में बोलना है। कि these are rare conditions and these are very confusing conditions with the overlapping symptoms, overlapping findings and the same investigations. So for example, अगर आपका ज्यादा गया है towards malignancy, या sometimes cytic fluid has to be more than 1 liter to check exactly the type of malignancy present, but again आपको टीबी का तो cytic fluid में पता लग ही जाएगा। But even despite all this, for some reason you have taken the patient to operation theater for the clearance surgery, और intraoperatively it comes out to be malignant, to be tuberculosis, तो भी आपने फिर उस वक्त परेशानी होना होता है। You just take the biopsy and close the abdomen. You never do massive surgery in a tuberculous patient, क्योंकि टिश्यूज इतने ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, याद रखना। खास तौर पे एग्जाम में तो टीबी के अंदर सर्जरी प्रोसीड करना बहुत बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि टिश्यूज आर सो फ्रेजाइल कि वो लेटर ऑन ज्यादा डैमेज कर देता है, और इवन फिस्टुलास बना देता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव ATT टू द पेशेंट एंड देन डिसाइड लेटर ऑन कि आपने अब उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। सो द थिंग इज के आपने ना एक, सो सॉरी, सो मैं आपको ये बता रही थी कि ठीक है, सो आपने कभी सर्जरी नहीं करनी होती है, ATT देना होता है, और लकीली ATT सच अ गुड थिंग, इतनी जबरदस्त चीज है कि पेशेंट ट्रीट हो जाता है। मतलब इफ यू सी ए पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल इंट्राऑपरेटिवली आपने एक पेशेंट देख लिया टीबी का, एंड यू गिव हर ATT, एंड देन यू फॉर एग्जाम्पल आर गोइंग टू विल पेटेंसी लेटर ऑन आफ्टर ATT और समथिंग, और आपको मौका मिल गया दोबारा उसके एब्डोमेन में देखने का, तो इट्स 100% लाइक वैनिश हो जाती है वो चीजें इतनी ठीक हो जाती है, एनाटॉमी इतनी नॉर्मल हो जाती है। सो ATT इज सो गुड। तो तो इस तरह से अगर कोई पेशेंट ट्यूबो ओवेरियन मास के साथ आ रही है, तो उसमें आपने मेलिग्नेंसी और इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट करना होता है।
स्पेशली आपकी इन्वेस्टिगेशंस। बट अगेन अगर आपको हिस्ट्री में कुछ मिल गया, इफ यू गेट इन हिस्ट्री दैट फॉर एग्जाम्पल उसकी बहन को टीबी है या उसके हमसाये को भी टीबी है, हमसाये से भी आप मिले हो और टीबी टीबी इज वेरी कंटेजियस। एक चीज, दूसरी चीज ये कि आपने या पेशेंट की अपनी हिस्ट्री है पल्मोनरी टीबी की, बिकॉज जो ट्यूबरकुलोसिस है it travels through blood, so pulmonary tuberculosis can lead to the genital tuberculosis also। और उसके अलावा या इवन एनी अदर टीबी, कोई कभी गट का टीबी होता है, किसी को मेनिंजीज का टीबी होता है, किसी को बोन का टीबी हुआ होता है हिस्ट्री में। सो अगर फैमिली, अगर खुद उसको टीबी कभी रहा है तो कंसिडर द pelvic tuberculosis also। But if there is no history at all, then do not take your case to tuberculosis by yourself, क्योंकि वो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, फिर आपका वाइवा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप रहो, सिर्फ उस केस में टीबी में लेके जाओ जहाँ पे वाकई टीबी लग रहा है। जैसे कि आप बहुत के साइटिस है, मैथ PSA1 to 5 is ज्यादा है, seek if it's malignant, then you give the neoadjuvant chemotherapy. If it is not malignant, if tuberculosis, you give ATT with the help of a physician. Even you can, the patient can be kept in the tuberculosis ward or in the medicine का ward, because इसमें तो टोटल ट्रीटमेंट ही मेडिकल हो जाएगी ना फिर। लेकिन अगर अदरवाइज केस आपका सीधा सीधा जा रहा है और मेलिग्नेंसी वाला, तो खुद टीबी टीबी बोल के आपने काम नहीं खराब करना। देन देर इज एन, अच्छा अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बात कर लें, या तो हम आगे को भी सिनेरियो कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। सो देन देर इज अनदर टाइप ऑफ पेशेंट, वो मैं बताती हूँ। अगर किसी ने अभी भी वॉलंटियर करना है तो कर लें, वो जो दूसरा केस है हम एज अ केस प्रेजेंटेशन कर लेंगे। मैडम मेरा ट्रैवलिंग का अ, प्रॉब्लम है, मैं हादिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि हादिया कर ले, क्योंकि ऐसे हम केस डिस्कशन कर लेंगे। हादिया प्लीज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो मेरी वरना मैं बेटी कर बार लेती। बार। मैं असल में क्योंकि मैं चाह रही हूँ केस हम लोग डिस्कस कर लें। हादिया, इट वुड बी बेटर फॉर अस कि हम एक केस डिस्कस कर लें। ठीक है मैडम, मैं वो करती हूँ, भी कर हाँ। लेते हैं। कोई हादिया ने अच्छा इंटरेस्टिंग केस बताया है चैट पे, बड़ा लंबा। हादिया बता दो क्या है। नहीं नहीं मैडम, ये तो मेरी सर्जरी की ना हाउस जॉब में ऐसे होता था कि अक्सर पेशेंट क्या? ऐसे आते होते थे कि वो डीयू परफोरेशन के साथ होते थे, और वो सिर्फ उनको उस वक्त इमरजेंसी में मैनेज करते थे, बाकी उनके इतने मल्टीपल लेजन्स होते थे, मैसेज होते थे, बट दे यूज टू जस्ट लीव देम एज इट इज एंड दे स्टार्ट देम ऑन एटीटी। और फिर कुछ पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट भी हो जाते थे, उनके ना स्किन के फिस्टुलास बन जाते थे जहाँ पे उनको ऑपरेट किया गया होता था, हालांकि उनको नहीं करना होता था। तो वो हम्म, रॉन्गली डायग्नोज किए, वो प्रॉपरली हिस्ट्री पोक नहीं की, और फिर बाद में पता लग रहा होता था कि वो हिस्ट्री में निकल आता था कि किसी दूर पार के रिश्तेदार को होती थी या हमसाये को होती थी। ये बहुत जी। कॉमनली होता था वहां पे ऐसे। टीबी बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में। दूसरी बहुत चीज ये ज्यादा है कि मैडम। टीबी के ऊपर अगर आप सर्जरी कर दो तो आप बहुत नुकसान कर देते हो पेशेंट का, इफ यू कीप पेशेंट ऑन का टचिंग द एग्जैक्टली। ऑर्गन्स इधर और उधर। और देखो, बीइंग अ सर्जन कई दफा दिल करता है कि डिजन्स बनी है, चलो मैं डिजलाइज, पेशेंट हो ही गया स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल लेप्रोस्कोपिकली या ओपन या व्हाटएवर, तो यू रियली फील लाइक चलो मैं इसकी डिजिलाइसिस कर लूं या मैं ये करके ही इसे छोड़ूं। बट वो करते करते में आपको पता नहीं लगता, यू कैन एंड अप इन कोलोस्टमी और समथिंग लाइक दैट। नंबर वन। नंबर टू ये कि फिस्टुलास बन जाते हैं आपने। अच्छा, तीसरा ये कि लेप्रोस्कोपी पे या इवन सर्जरी में भी, ओपन सर्जरी में भी आपकी जो लुक है ऑफ द पेशेंट है, ट्यूबरकुलोमास और केजियस मटेरियल, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यू कैन जस्ट टेक अ सैंपल फ्रॉम देयर एंड क्लोज दैट। जब आपको केजीएस मटेरियल मिल गया या ट्यूबरक्लोमास मिल गया, तो फिर बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पांव मारने की या इधर उधर चेकिंग करने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट क्लोज द एब्डोमेन एंड यू गिव द पेशेंट एटीटी और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसलिए आपने सर्जरी में जब आपका एक दफा पता चल गया कि पेशेंट टीबी का है, तो फिर इधर उधर बहुत ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशन करने की बिल्कुल जरूरत। ठीक है। सो गुड। सो एक और हम केस कर लेते हैं। मैं ये करना चाह रही थी कि अगर हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट में कर लें ट्यूबरक्लोसिस से, हाउ वी गोइंग टू डायग्नोज इट एंड और आगे हम किस तरह लेके जाएंगे। किसी ने करना है, जल्दी से बता दो। मैडम मैं कर लेती हूँ, आप मुझे केस दे दें, मेरे पास केस नहीं है। चलो क्विकली कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आधा घंटा ही बचा है।
केस कुछ इस तरह है, वी कैन डू द सेम केस, हम वही केस कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था एक्चुअली. सो पेशेंट इज अगेन 32 years of age and she is here with she's nulliparous, married for 5 years, right? And she gives um, history of tuberculosis in her sister. And now she's here with a mass 4 into 5 centimeters. And what else? Bas, Okay, madam. how will you proceed? Husband semen analysis is not good. Okay, madam. Madam, after the mutual introduction and confirmation of the details given, I will inquire the missing details in my patient biodata. I will ask my patient name and I will ask my patient about her last menstrual period. I will ask about the regularity of the menstrual cycle or any problem in her menstrual cycle. Then I will ask my patient about any complaint of pervaginal discharge, any complaint of dysmenorrhea or dyspareunia, any complaint of intermenstrual or postcoital bleeding or feeling of mass abdomen. And since my patient has a mass of 4 into 5 centimeter, I will inquire since how long she is feeling this mass, what is its exact site, duration, and any pressure symptoms or any other associated complaint with the mass. And then I will ask my patient about any complaint of the bowel or the bladder habit change, or I will ask my patient about any complaint of loss of appetite, loss of weight, and any complaint of fever, or specifically asking about any night sweats and fever with rigors and chills. I will ask my patient about any history of comorbidities present in her or in her family, like diabetes, hypertension, and asthma, or any other chronic problem for which she has been on any medication or immunosuppression. I will ask in details how about her sister's diagnosis of tuberculosis. About the contact she has been with her sister. Is she married or living with the sister in the same house? And I will also inquire the presence of the same condition in other family member. Then I will ask about the treatment that the sister has taken or not. And in her fertility history, I will ask since what treatment she has taken so far, and what investigations has been done. And I will ask my patient about any surgical history of the concern, what is her socioeconomic status, any drug allergies, or any history of the intake of steroids or chemotherapy for any condition. I will ask my patient about any history of smoking or any illicit drug abuse. Madam, I'm done with the history. Can you give me some ठीक. positive findings so I can proceed to the examination? आप आगे एग्जामिनेशन करो ना फिर तो. Okay, madam. In the examination, I will first of all look the general look of my patient, assessing any cachectic look or revesting look. Then I will calculate the BMI by calculating the weight and height, and I will assess my patient vitals and look for the signs of the pallor jaundice and anemia. Then I will examine her breast, and I will do the thyroid examination. Then I will do the lungs auscultation in detail, and I will also do the heart examination. Then I will perform the per abdominal examination looking for the presence. I will first of all do the inspection from the foot end looking for the presence of any mass or any gross deformity, and for the position of the umbilicus. Then I will do the superficial palpation and the deep palpation, and looking and assess for the presence of the mass, its exact site, size, and its margin, its surface, its consistency. And I will also look for the presence of any visceromegaly, and if there is presence of any ascites, I will do the shifting dullness and fluid thrill. After that, I will perform the pervaginal examination and per speculum examination. On the per speculum examination, I will assess for the presence of any cervical pathology or any abnormality in the any cervical pathology or the presence of any pathological discharge. Then on the bimanual examination, I will assess the uterine size, its tenderness and its position, and any adnexal fullness or nodularity fat. I'm done. And I would also check for the presence of lymph nodes palpable, inguinal or supraclavicular. Good. So आपकी स्पीच बहुत अच्छी है. You don't waste your time in unnecessary things, which is very good. Practice इसी तरह ही करनी है. आई थिंक टोटल अब जाके 4 मिनट हुए, तकरीबन 3.5 से 4 मिनट में आपने ये सारा हिस्ट्री एग्जामिनेशन बोला, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम.
इसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना, हर चीज को थोड़ा और बेहतर कैसे किया जाए। तो यस, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट और चाहिए, बट एक स्पीच की क्लैरिटी इसी तरह होनी चाहिए, आपकी स्पीड ऐसे होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी स्लो और वेरी फास्ट। हाँ, ये कि बहुत तेज भी नहीं थी, थोड़ा मोनोटोनस था, इसको ऊपर नीचे जरा कर लें तो और बेहतर है, बट ये है कि बट इट वाज नॉट बैड एट ऑल। इसको और बेहतर करने से क्या मतलब है, देखो दो तीन जो हिंट्स हमें मिले हैं सिनेरियो में, हमें मिला है हिंट के उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है ट्यूबरकुलोसिस की। अब वो सब फर्टिलिटी के साथ आई है, मैरिड फॉर 5 इयर्स है, सबसे पहले मेरे जहन में ये जा रहा है कि इसकी जाहिरी बात है ट्यूबेन अफेक्ट हुई, बिकॉज शी सब केस ऑफ सब फर्टिलिटी। और हमें ये भी पता है कि टीबी से अगर ट्यूबें अफेक्ट हो जाए तो ना तो वो किसी चीज से खुल सकती हैं और ना ही वो एटीटी से खुल सकती हैं, मतलब मसला उसका सब फर्टिलिटी का नहीं हल होना एटीटी से भी, राइट। तो आपने इसको कोई भी केस लेकर नहीं चलना आपने, जैसे हम एक क्लिनिक पे बैठ के देखते हैं पेशेंट, राइट। सो पेशेंट इज देयर विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव, राइट। तो आपने यस यू कैन स्टार्ट विद, और पेशेंट है सब फर्टिलिटी का, तो जैसे सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री ली जाती है, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि इसका एक पैटर्न इस तरह से याद करें कि अगर कोई भी केस ऊपर नीचे होकर आएगा ना, तो आप चीजें मिस नहीं करते। जैसे कि मैरिड फॉर 5 इयर्स है, आप सबसे पहले वही पूछो कि फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, दे आर लिविंग टुगेदर, कोइटल फ्रीक्वेंसी और वो सारा कुछ, उसके बाद तीन चीजें पहले पूछो। उसमें आपका सबसे पहले तो हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, दूसरा क्या अल्ट्रासाउंड हुआ वो दे दिया उसने, सिस्ट भी आई हुई है। तीसरा आपको आपने खुद पूछ लेना है कि क्या ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ है अब तक कि नहीं, राइट, हस्बैंड HSG, और उसके ऊपर जी क्या मैम। है। मोस्टली इस तरह के पेशेंट का HSG हुआ होता है, क्योंकि वो जब हिस्ट्री खुद दे रही है टीबी की, इसका मतलब है कि वो खुद भी अवेयर है कुछ चीजों से। लेकिन हाउएवर अगर इतनी बड़ी हिंट है तो मोस्टली HSG हुआ होता है, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल नहीं भी हुआ, तो आप इसके अंदर अब यू कैन बिगिन विद हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कॉज सब फर्टिलिटी की आपको पहले मिल रही है, या तो ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है या ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो टीबी के लिए आप उसकी, यस यू स्टार्टेड वेल, कि बहन में डायग्नोसिस कैसे बना और उसका इनकाउंटर कितना था, दे वर लिविंग टुगेदर, और वो सारा कुछ क्या इस पेशेंट में क्रॉनिक कफ तो नहीं रहा, इसको स्पूटम तो नहीं आता रहता, इसको इसका एक्सेसिव वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। साथ आप लिविंग स्टैंडर्ड की भी बात कर सकते हो, लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, बहुत सारे लोगों एक छोटी जगह पे रहना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं टीबी के, ठीक है। तो आप ये चीजें आप मेंशन करोगे अपनी हिस्ट्री में, क्योंकि तो आपको ये सिनेरियो स्पेसिफिकली में, मैं इसको कैसे स्ट्रक्चर डिस्कशन में ये वर्ड्स बोलूं, मैं इसको वाकई में टच करना आई वुड चाहती हूँ। लाइक टू नो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट, ओके। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग टुगेदर इन वन रूम, व्हाट्स, बिल्कुल आप बात कर सकते हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड की बात कर सकते हो, कि क्या उसके अंदर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन तो नहीं चल रही, इवन यू कैन टॉक अबाउट HIV ऑल्सो, कि उसके अंदर ये सब बातें थोड़ी सी थ्योरी दिखाने के लिए एग्जामिनर को, और ये कि आपका माइंड किस तरफ जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने साथ ही साथ आपने एंडोमेट्रियोसिस की भी हिस्ट्री को रूल आउट करना है, उसमें आपके फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ जाएंगे, पेन आ जाएगी और वो सारा कुछ। और फिर आपने बाकी हिस्ट्री सब फर्टिलिटी की लेनी है, जिसमें हस्बैंड की हिस्ट्री भी शामिल होगी, और अब तक की क्या ट्रीटमेंट उसने ली, अब तक का क्या क्या डायग्नोसिस उसका बन गया। फिर इन्वेस्टिगेशन, सॉरी एग्जामिनेशन वाज गुड, वो अच्छा था आपका, लेकिन वही बात है कि जो चीज आपको सिनेरियो में दे दी हुई है ना, उस चीज को जरा ज्यादा एम्फसाइज कर लें तो वो बेहतर होता है। जैसे कि देयर इज ऑलरेडी अ मास इन दैट एनेक्सा, तो आप जाहिर है उसको फिर जब यू डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यू चेक विद द फ्लूइड, and then you mention all the features of the mass that I would like to see: the site, size, उसका surface, overlying skin, tenderness, और मोबिलिटी और वो सारा कुछ। तो वो सारी बातें, और इसी तरह पेल्विक एग्जामिनेशन में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ mass, व्हेन देयर इज अ mass इन अल्ट्रासाउंड, then definitely you are going to find this mass in your examination also। तो आपने उसके पेल्विक एग्जामिनेशन में भी वही सारी बातें दोबारा करनी है कि उसी साइड की पेल्विक फॉर्नेसिस में उसकी फुलनेस है, और फिर उस फुलनेस के अंदर कौन सा वाला मैस है उसका, वो सारा आपने रूल आउट करना होता है। तो इसको इस तरीके से, तो जब भी सब फर्टिलिटी का केस हो उसमें हमेशा अपने चीजों को दो तीन पैराग्राफ में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो यू नीड टू रूल आउट इफ इट्स द फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल और नॉट। सेकेंडली ये कि दे लिविंग टुगेदर सिंस दे मैरिज और नॉट। थर्ड ये कि एनी व्हाट इज एनी कोइटल प्रॉब्लम या कोइटल फ्रीक्वेंसी। और ये आपका पहला वाला पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन आपका आ जाता है जिसमें आप पूछते हो कि अभी तक की क्या रिपोर्टिंग हो चुकी है, यानी कि क्या उसका
हो चुके हैं ये हस्बैंड सीमेन जी जी एनालिसिस, जी। नंबर 2 पे अल्ट्रासाउंड और नंबर 3 पे HSG, और फिर उसके बाद आप डिटेल हिस्ट्री जो भी चीज वो सबसे पहले बताएगी। जैसे कि इसमें तो टीबी की हिस्ट्री थी, तो आप टीबी से स्टार्ट कर लोगे, या फिर अगर कोई कहती है कि मेरे हस्बैंड के प्रॉब्लम है ये सीमेन एनालिसिस में, तो पहले सीमेन एनालिसिस की पूरी हिस्ट्री ले लोगे। या कोई कहती है कि मुझे या इसके अंदर सिस्ट है, तो आप एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री से शुरू कर लोगे। तो Madam, I आपने could have उस चीज asked को, about the test of tuberculosis done her or not. Once she is stating her वेरी sister गुड, has got tuberculosis, तो मुझे ये भी पूछ लेना चाहिए था कि तुम्हारे टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी तक क्या टेस्ट हुए और अभी तक क्या ट्रीटमेंट ली, ये दोनों हम्म। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मे बी शी इज अ नोन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट इन सिटिंग इन Herself, फ्रंट ऑफ यू, हु इज exactly. ऑलरेडी बीन ट्रीटेड और हु हैज टेकन इन। हमारे कंट्री में यू विल एनकाउंटर मेनी पेशेंट्स हु हैव बीन ट्रीटेड इनकम्प्लीटली बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एटीटी पूरी नहीं दी गई होती। इट्स नॉट अ न्यू केस, इट्स अ इट्स अ रीट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ अ Exactly. केस वी आर डीलिंग विद। तो जब तक पूरी ट्रीटमेंट नहीं होगी तब तक आप आगे सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट पे कैसे जा सकोगे। तो ये सारी चीजें फिर आपने करनी होती हैं, ठीक है। ओके गुड। सो इन्वेस्टिगेशंस, सिस्ट का एग्जामिनेशन और वो सारा हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं पिछले सेशंस में। जी हादिया, क्या इन्वेस्टिगेशंस मांगोगे? Madam, in the investigation, I will ask my patient about, sorry, I would want to do a complete blood count for hemoglobin gram per deciliter, platelet count and WBC count, एच बी her rib 11 है, specifically. मैं बताती Okay. जाऊंगी। HB11 है, जी। और क्या चाहिए? मैडम, प्लेटलेट काउंट कितना है? नॉर्मल है। ओके मैडम। TLC काउंट और फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स की परसेंटेज। TLC इसका 16 है, लिम्फोसाइट्स हाई है। हाई है। ओके मैडम। मैडम, ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। मैडम, यूरिन कंप्लीट एनालिसिस फॉर पस प्रोटीन्स एंड नाइट्राइट्स एंड ग्लूकोज। वो नॉर्मल है। ओके मैडम। ओके मैडम, अब पूछते, पेशेंट की हाँ वायरोलॉजी, एंटी HCV क्या चीज? और हेपेटाइटिस। वो मैडम, नेगेटिव है सर। और मैडम HIV भी हुआ हुआ है इसका? हाँ जी। मैडम, अदर STI लाइक क्लेमाइडिया और वो गोनोरिया? हाँ गुड, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। ठीक हो गया मैडम। मैडम, उसके अलावा इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे? चेस्ट एक्सरे अभी अवेलेबल नहीं है। ओके मैडम। मैडम, एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड स्कैन? एब्डोमेन में क्या देखना है? मैडम, पेल्विक। मैडम, पेल्विक एब्डोमिन तो में ही आपको कि दे अगर दिया कोई ना। और फाइंडिंग्स हो, मैस है कोई, एसआईटीज दे दें। वो तो आपके पेल्विक स्कैन विल डिसाइड ना। ठीक हो गया मैडम। मैडम, पेल्विक स्कैन बता दें। पेल्विक स्कैन तो आपको बता दिया था, 4x5 सेंटीमीटर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, फ्लूइड नहीं है पेल्विस में। ओके मैडम, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। मैडम, उसके बाद मुझे पेशेंट का चाहिए है जीन एक्सपर्ट टेस्ट फॉर IG। ठीक है, वो भी विल डिस्कस। जी। और मैडम, पेशेंट का बाकी मैडम, जैसे सेंसिटिविटी कम है बट स्टिल वी कैन गो फॉर मॉन्टॉक्स। ठीक है, वो भी विल डिस्कस। और मैडम, स्पेसिफिकली इस पेशेंट के लिए हम सिस्ट के उसके फीचर्स पूछ सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, कॉम्प्लेक्स सिस्ट में के B रूल और M रूल को फॉलो करने के लिए एनी मेलिग्नेंट फीचर प्रेजेंट लाइक बायलैटरलिटी, मल्टीलोक्युलर सिस्ट और यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल है। मल्टीलोक्युलर। Okay. Solid component more than 10 mm. Any papillary, more than 4 papillary projections present. है इसकी। हैं पेपिलरी प्रोजेक्शंस। मतलब वो मैडम M रूल को हम कहते हैं ना कि मोर देन 4 हो तो ये M रूल में फॉल करता है। SITs हो, वो आपने बता दिया कि वो नहीं है। नहीं। मैडम, उसके अलावा अगर पेशेंट की वो कोई वो कॉफ के साथ कोई स्पूटम प्रोड्यूस कर रही है तो उसके ऊपर भी हम माइक्रोस्कोपी और कल्चर और सेंसिटिविटी भी करके देख सकते हैं उसकी। ठीक है, वो तो नहीं है ना, इसका एक्टिव कफ तो नहीं है। एक्टिव कफ नहीं है। जी मैडम। और मैडम, एनी हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राम डन और एनी एंडोमेट्रियल बायोप्सी परफॉर्म्ड? HSG is not available, it's not done।
ओके मैडम। और No, मैडम not performed. not perform. Madam, any hormonal profile done for my patient? जैसा कि जैसे कि मैडम डे 2 सीरम FSH LH और डे 21 प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ठीक है वो सारे। वो भी ठीक है मैडम। और उसकी कोई मैडम लेप्रोस्कोपी हुई हो? नहीं हुई। नहीं हुई। ठीक हो गया मैडम। तो फिर मैडम बस और क्या बताऊं? एज पर सीमेन एनालिसिस भूल गया। वो आपने बता दिया था कि वो नॉर्मल है जी। फिर भी मांगना है जी बेशक जी का हो, मैडम लेकिन सॉरी। अगर पेशेंट आपके सामने कहते हो तो आप रिपोर्ट तो देखते ही हो ना, फिर भी आपने ठीक हो मोटिलिटी गया देखनी मैडम। होती है, मॉर्फोलॉजी देखनी होती है, बड़ा कुछ देखना होता है। रिपोर्ट्स आपने अपनी पूरी बोलनी है। ठीक हो गया जैसे आपने मैडम। दोबारा मेरे से अल्ट्रासाउंड मांगा है, डिटेल्स जी। मांगी है, हालांकि स्कैन दिया हुआ था, बट यू आस्क फॉर मोर डिटेल्स। तो यस। इस तरह से आप जो चीज आपको चाहिए वो पूरी आपने पूरी तरह मांगनी है। ठीक है। हम्म। ठीक है। कुछ चीजें अच्छा, इसको जरा सिस्टमेटिक तरीके से मांगो तो वो ज्यादा बेहतर है। आप पहले बेसलाइन तो आपने मांग लिया। आई लाइक इट कि आपने थोड़ी एसटीज वगैरह को भी रूल आउट किया, क्योंकि यू हैड स्ट्रॉन्ग सस्पिशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। विल यू आस्क फॉर ट्यूमर मार्कर्स और नॉट? मैडम मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ फाइंडिंग्स दें हिस्ट्री में, सो दैट आई कैन बी इंक्लूसिव कि मैंने किस तरफ जाना है। क्या फाइंडिंग एक्चुअली पूछ लो, सवाल मैं दे देती हूँ। मैडम उसकी किस किस्म उसका हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस और उसका मैडम सी ए है वन वेट ट्वेंटी फाइव लॉस। भी मैंने नहीं मांगा। बिल्कुल वेट लॉस है। वेट लॉस है मैडम। इनकी उसने 3 महीनों में कम कर लिए। 3 कम कर लिया मैडम। जो पैटर्न ऑफ फीवर है वो क्या है कि राइगर्स एट फीवर नाइट्स नहीं है? है। देयर इज नो फीवर फीवर। नहीं है। और मैडम ये जो मैस की फॉर्मेशन है ये इसका ऑनसेट कैसा है? इंसिडेंटल फाइंडिंग है, सब फर्टिलिटी के लिए उसने कराया था। सब फर्टिलिटी के लिए उसने कराया। उसको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो मैडम? नो। कोई ओलिगोमेनोरिया? नो। कोई नॉर्मल विजाइनल साइकिल। डिस्चार्ज? नथिंग। मैडम इसका CA 125 लेवल हुआ हुआ है? नहीं, आपको क्या क्या चाहिए? अब मैं आप इन्वेस्टिगेशंस में क्या जी मैडम। मांगोगे? मैडम मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में हुआ होगा ट्यूमर तो मार्कर्स भी दूंगी, नहीं करवाऊंगी। हुआ होगा तो नहीं दूंगी। जी। जी मैडम CA 125। और मैडम अल्फा फीटोप्रोटीन LDH। और हिस्ट्री में ऐसी क्या बात आपको पता चली कि आप ट्यूमर मार्कर्स मांग रहे हो और पहले नहीं मांगे थे? मैडम वेट लॉस। और दूसरा और तो ये कि कॉम्प्लेक्स मैस है जो भी मेरे पास अभी मैं इनडिसाइसिव हूँ कि ये किस तरफ जाएगी। लेकिन जी जस्ट गुड। बेस्ड ऑन तो वेट वो लॉस हिस्ट्री हमारा मेलिग्नेंसी कोई को ये रूल फर्क आउट नहीं करना है। पड़ा। सो यस, इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मैस तो आपने मेलिग्नेंसी को तो रूल आउट करना ही है ना, तो आप ट्यूमर मार्कर्स तो मांग लोगे। एट दिस ठीक एज है ना। मैं उसको CA 125 इवन साथ इफ में देयर बाकी वाज नो भी। वेट लॉस, वेट लॉस तो टीबी में ज्यादा होता है शायद मेलिग्नेंसी से। तो वेट लॉस भी कोई ऐसा बात क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसपे हमारे ट्यूमर मार्कर्स का फैसला हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपने मांग लेना है इन एनी केस। ठीक है ना, ट्यूमर मार्कर्स तो मांगेंगे ना। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है आपके डीडी में, अगर नंबर 1 पे टीबी चल रहा है तो नंबर 2 पे मेलिग्नेंसी भी तो चल रही है ना। तो आपने ट्यूमर जी मार्कर्स मांग लेने हैं। ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स कौन से चाहिए? मैडम CA 125 LDH हम्म। अल्फा फीटोप्रोटीन एंड बीटा HCG। एंड मैडम वो इनहिबिन बी। इनहिबिन बी कौन, क्यों, वो कौन सा होता है? मैंने इनहिबिन A था शायद। इनहिबिन का तो इतना कोई लेना देना नहीं हमारी ओवरी से। हमारी ओवरी से यही 4-5 का ही है, ये CA 125 LDH अल्फा फीटोप्रोटीन बीटा HCG। मैम और एक ये सी ही होता इनहिबिन है, मांगना है तो वो मांग लो। इनहिबिन वगैरह मांगने की जरूरत मैडम नहीं सी होती। मैम ये मैडम सी इनहिबिन ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर में नहीं होता इनहिबिन? और ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर के अंदर तो उससे पहले अल्फा फीटोप्रोटीन और LDH नहीं आपको मिल जाएगा? जी मैम। इनहिबिन तो नहीं सो कराते। ठीक है। मैम इनहिबिन बहुत डीप जाके कोई इस तरह की चीजें बड़ा, चलो मांगना है देख लो, बट आई डोंट थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ ट्यूमर मार्कर्स इन गायनी। तो जो ओके गायनी मैडम। के ट्यूमर मार्कर्स हैं बस वही मांगो, इसलिए मांगने हैं क्योंकि शी इज अ यंग लेडी। एनी ट्यूमर कैन अकर इन दिस। नंबर 2 ये
कि यू हैव टू रूल आउट द मेलिग्नेंसी ना, कॉम्प्लेक्स मैथ है। अब आप ये तो नहीं कि आप उसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है तो आप मेलिग्नेंसी को कंसिडर ही ना भूल करो, जाएंगे। तो वो आपने जी। साथ में करना है। ठीक है। अच्छा सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं अच्छा सो आई वाज टेलिंग ठीक है। तो इसलिए आपने ट्यूमर मार्कर्स करा के अपना डीडी पूरा रखना है। ओके फाइन, सो गुड। सो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में मांगना है। आपने पहले ब्लड टेस्ट है तो आपने बेसलाइन मांग ली है। आप ठीक है, इफ यू वांट टू रूल आउट एसटीडीज आई लाइक इट बिकॉज इफ इट मींस दैट पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, नंबर वन कोई वजह है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। कहीं एचआईवी तो नहीं, कहीं कोई एसटीडी तो नहीं है। इफ शी इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो शी मे कैच एन एसटीआई ऑल्सो इजी, तो इस वजह से। अच्छा उसके बाद आपने मोस्टली टीबी के साथ एसटीआई भी चल ही रहा होता है कभी, तो इसलिए वो भी रूल आउट कर लेना है। उसके अलावा आपने इस पेशेंट के अंदर ब्लड टेस्ट में साथ ही आप अगर हार्मोनल टेस्ट कराना चाहते हो किसी भी सब फर्टाइल पेशेंट के अंदर, it's better to get day 2 FSH LH, and whenever you are talking about progesterone you ask day 21 progesterone in a 28-day cycle। haphazardly नहीं, हम कभी भी करा लेते 21 day 21st day का प्रोजेस्टेरॉन मैटर करते हैं 28 day cycle, right? So if cycle is not 28 days तो obviously वो फिर day 21 का नहीं होगा। तो ये आपने हार्मोनल प्रोफाइल मांग लेना है। समटाइम्स वी प्रेफर टू गेट द प्रोलैक्टिन डन ऑल्सो, क्योंकि हमारे कंट्री में पीसीओ बहुत ज्यादा है। हम प्रोलैक्टिन को पार्ट ऑफ हार्मोनल प्रोफाइल ही ले रहे होते हैं। तो देयर इज नो हार्म कि सब फर्टिलिटी का, तो यू गेट द प्रोलैक्टिन डन ऑल्सो। तो ये आपने टेस्ट करा लेना है। उसके बाद हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करा लेना है। HSG मांगा विच इज गुड, लैप्रोस्कोपी मांगी वेरी वेरी गुड। यू टॉक्ड अबाउट एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग ऑल्सो, अगेन इट इज वेरी गुड बिकॉज मे बी ये वो पहले ही कोई टीबी के लिए ट्रीट हो रही हो, किसी ने उसकी की हो, तो ये भी एक अच्छा आइडिया था। तो आई थिंक, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज यानी कि अगर पहले टेस्ट सारे ब्लड के हैं तो एक दफा से बेसलाइन से लेके फिर स्पेसिफिक टेस्ट और फिर अल्ट्रासाउंड और वो सारा कुछ, एंड देन यू आस्क फॉर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स विच इज गुड ऑल्सो। अल्ट्रासाउंड के बाद आप कह सकते हो, देखो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का बात नहीं बनती, बड़ा देर लगती है सोनोलॉजिस्ट को पूरा एब्डोमेन देखने में, वेरी फ्रैंकली किडनी देखे, लिवर देखे, क्या क्या वो देखे। सो अननेसेसरीली नहीं हम एब्डोमिनल स्कैन कराते। पेल्विक स्कैन कराया अगर तो एग्जामिनर ने आपको डिटेल्स दे दी हैं, वेल एंड गुड। इफ नॉट तो फिर आप कहोगे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट एंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स। ठीक है, क्योंकि हमें हो सकता है कि ट्यूमर मार्कर इतने हाई मिल जाए कि हमें सीटी भी कराना पड़े। ठीक है, तो वो उस लिहाज से। हाउएवर अगर आपको ट्यूमर मार्कर उतना हाई नहीं मिलता तो जैसा कि इस पेशेंट में मैं आपको फॉर एग्जांपल 200 तक दे देती हूँ ट्यूमर मार्कर, और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग वही है जो मैंने आपको दी है, तो अब आगे क्या करोगे? जी हाँ तो मैडम आपने कहा कि ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो अप टू 200 हैं। CA 1 to 5 200 है, बाकी सब नॉर्मल है। मैडम आई विल स्टिल गो फॉर अ सीटी एब्डोमेन। ओके, व्हाट डू यू वांट टू सी इन CT? Madam, I want to see the involvement of the other viscera and to rule out for the presence of any mesenteric lesion or any omental lesion or any चलो CT नॉर्मल आ गया। ओके मैडम, सीटी नॉर्मल आ गया। अब मैडम जैसे आपने कहा था कि ये हो गया। ओके मैडम, नाउ आई वुड बी स्टार्टिंग माय पेशेंट ऑन empirical antibiotics and we'll see her response and मैडम मैं पूरा मैनेजमेंट प्लान बताऊं कि हाउ आई विल एड्रेस माय पेशेंट एंड काउंसल। डेफिनेटली Okay, यस। madam. Madam, I will first of all approach my patient empathetically and explain her about the diagnosis, and I will explain that that she will be requiring further investigation to make a final diagnosis. Since the history is very much suggestive of the presence of tuberculosis, there was history of tuberculosis in her system. There is a high suspicion of having a tuberculous mass in this patient. I will be managing my patient in liaison with a multidisciplinary team that include a senior gynecologist, a microbiologist, and a reproductive specialist. I would be, first of all get her complete investigation done. That includes her hysterosalpingogram and her endometrial sampling.
and based on that, if the findings is suggestive of gives me the diagnosis of a picture of tuberculosis, I will be starting my patient on anti-tuberculous drugs. And meanwhile, I will counsel my patient if there is involvement of the tubes, that the even with the treatment HSG, सॉरी, HSG और एंडोमेट्रियल सैंपलिंग में आपको क्या मिलेगा जिससे आपको कंफर्म होगा कि ट्यूबरकुलोसिस है? Madam, for in the HSG, there is a typical picture if there is involvement of the tubes. Since my patient has a infertility of 5 years, and I will see those beaded appearance and Madam, HSG पे gall कॉर्नुअल ब्लॉकेट आ गया ट्यूब्स का. corneal blockade of the tubes. Okay, madam, and endometrial sampling. एंडोमेट्राइटिस दे दिया उन्होंने. Endometritis दे दिया. Okay, madam. Madam, still, I will give my patient a trial of anti-tuberculous drugs based on the strong history of tuberculosis, and I will also giving my patient treatment of other STI treatment if diagnosed or present there, and I will counsel my patient about the prognosis and about the compliance of the medications, and I will follow my ठीक है, patient. चलो रुक जाओ यहीं पे. आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन तक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी जा रहे थे. मतलब आपने कई चीजें ऐसी बोली कि विच वर वेरी इंप्रेसिव, लाइक आपने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली, एसटीआई वाली बातें थी, वर रियली गुड टीबी को लेकर. लेकिन मैनेजमेंट में बहुत बुरी तरह मार खा गए. मैनेजमेंट में इतनी Madam, बुरी with तरह due मार खा respect, गए कि पास ही नहीं हो सकोगे. यानी इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइवा जाते जाते बहुत ही बड़े ब्लंडर हो गए. इस तरह नहीं करना. देखो, एक तो बात, एक सब फर्टिलिटी वाला पेशेंट है, और हमें अपने सोसाइटी में भी पता है, व्हेन वी आर डीलिंग विद पेशेंट इन आवर कंट्री जो सब फर्टिलिटी वाला है, उसके सर पे एक तलवार लटकी होती है. वो हिट एंड ट्रायल पे नहीं जा सकती. एक मतलब वो तो आती है मतलब हमारे पास 80% ऑफ द फीमेल्स हु कम विद सब फर्टिलिटी को आके ये कहती हैं कि मेरे तो मियाँ की दूसरी शादी होने वाली है. राइट, मेरे पास तो टाइम नहीं. मेरी सास ने कहा अगले 3 महीनों में मुझे हामला के दिखाओ. हाउ कैन यू टेल हर कि मेरा सस्पेशन ये जा रहा है, लेट्स गिव यू अ ट्रायल ऑफ 2 to 3 months ऑफ एटीटी एंड देन यू विल सी. इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल. नॉट ओनली कि सिर्फ आप उसको इसलिए ट्रायल नहीं दे रहे कि उसे जल्दी है, बल्कि किसी भी पेशेंट को आप हिट एंड ट्रायल पे नहीं लेके जा सकते. यू हैव टू मेक अ क्लियर कट डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, राइट. एक तो मैनेजमेंट शुरू करने से पहले आपको कहना चाहिए था कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशंस कंसीडरिंग आईजीआरए टेस्ट, मॉन्ट्रोस टेस्ट, वो सारे IGRA, मैं madam, आपको जी जी, वो चाहिए. मैं भूल गई. चलो फॉर एग्जाम्पल आईजीआरए, जैसे मैंने कहा 97% में आ भी जाते हैं. इस ये वाला तो केस में आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिल गया. देयर मे बी मेनी केसेस जो कि फैमिली हिस्ट्री भी नहीं दे रहा और आपको किसी तरह टीबी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, उसमें भी हम देख सकते हैं चलो इसके अंदर अगर आईजीआरए पॉजिटिव है तो भी जस्टिफाइड है कि आप इसको एचटी दे दो. लेकिन इस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग ओनली द एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इन अ पेशेंट ऑफ सबफर्टिलिटी. जब पेशेंट की आप इंटरवेंशन करने ही लगे हो, and also there is no point in doing HSG in these patients. You do hysteroscopy and laparoscopy. ठीक है, आप हिस्ट्रोस्कोपिकली देखते हो उसके एंडोमेट्रियम एंड देन यू डू द लैप्रोस्कोपी. और नॉर्मली एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग में ऐसे पेशेंट में कभी कुछ नहीं आता. लेकिन इफ यू टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग देन यू हैव टू टेल एग्जामिनर देन दैट व्हाट प्रोसीजर यू Three. आर डूइंग. सैंपल कैसे भेज रहे हो, क्योंकि टीबी का सैंपल हम डिफरेंट तरह से भेजते हैं. वी डोंट सेंड सैंपल इन फॉर्मल. मैंने आपको इसलिए एंडोमेट्राइटिस Yes, या madam. ऐसी फजूल सी रिपोर्ट दे दी, वेग सी रिपोर्ट दे दी, क्योंकि आपने बताया नहीं कि एंडोमेट्रियल सैंपलिंग से क्या मुराद है. whether you are doing it with the पिपेल, you are doing it under anesthesia, you are doing it hysteroscopically or not, if you are doing it in, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है. पेशेंट की एक इंटरवेंशन होने जा रही है, वो 10 सवाल आपसे पूछेगी कि हो क्या रहा है मेरे साथ, सैंपल किधर से आ रहा है. तो जिस तरीके से भी ले रहे हो, फिर सैंपल जा किस में रहा है. इज इट हिस्टोपैथोलॉजी विच मैटर्स टू यू, और इज इट द माइक्रोस्कोपी और एएफबी सैंपल विच मैटर्स टू यू, राइट. तो वो चीज आपने एग्जामिनर को बतानी है कि आप कर क्या रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग हिस्ट्रोस्कोपी एंड यू आर टेकिंग द सैंपल हिस्ट्रोस्कोपिकली एंड देन यू सेंडिंग इन अ नॉर्मल सेल लाइन फॉर एएफबी कल्चर. तो वो उसमें आपको रिपोर्ट आएगी. देन यू डू द लैप्रोस्कोपी, और लैप्रोस्कोपी के अंदर बीडी रिपेयरेंस और वो चीजें आएंगी. इट्स वेरी वेरी रेयर कि एचएसजी पे डाई इस तरीके से ट्यूबों में से गुजरे कि वो आपको बीडी रिपेयरेंस देते जाए या गोल्फ स्टिक अपियरेंस या वो सारा देते जाए. नॉर्मली अगर डाई चली भी जाए तो हाइड्रोसल्फिन से देगा. एचएसजी में आपको एचएसजी में डायग्नोसिस नहीं मिलेगा टीबी का. तो ये बहुत बड़े ब्लंडर्स है.
अच्छा, सो इंट्राऑपरेटिवली देन यू डू द लैप्रोस्कोपी, और लैप्रोस्कोपी पे आपको 100% डायग्नोसिस बन जाता है वेदर यू हैव द आईजीआरए टेस्ट और नॉट। लेकिन अच्छा, कई दफा आपने प्री ऑपरेटिवली आईजीआरए नहीं भी कराया होता और यू आर लुकिंग, अच्छा यू आर लुकिंग इनटू द एब्डोमेन और आपको एकदम से टीबी मिल गया, केजियस मटेरियल है, ट्यूबरक्लोमास है, you can take a sample of one of the tuberculomas and send it again for AFP। उसमें आ जाता है आपका lymphocytes भी आ जाते हैं उसमें, केजीएस केजिएशंस भी आ जाती हैं और वो सारा कुछ, और डायग्नोसिस बन जाता है। और फिर then the intraoperative look of the tubes and intraoperative look of the caseous material is he has got, मुझे ऐसा लगता है even more sensitivity than the biopsy report। तो ओके मैडम जी। अगर आपने एक दफा इंट्राऑपरेटिवली लेप्रोस्कोपी में देख लिया केजीएस मटेरियल और इंट्राऑपरेटिवली आपको ट्यूबरक्लोमा नजर आ गया है, तो कोई रिपोर्ट और आपके पास है या नहीं है, इट्स अ केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड शी हैज टू बी गिवन एटीटी, ठीक है, बिफोर मैडम एनी अदर। ट्यूबरकुलोमा हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है या नेकेड आई पे हम उसको देखते हैं नेकेड आई ट्यूबरकुलोमास? में आपको, नेकेड आई में छोटे छोटे नोड्यूल्स नजर आते हैं और अगर आप उसको पोक करोगे तो उसमें से केजियस मटेरियल निकलता है, ठीक है। ओके मैडम। येलो येलो छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो सर्फेसेस पे पेरिटोनियम के ऊपर आए होते हैं, ओवरी के ऊपर पड़े होते हैं, ट्यूबों के ऊपर पड़े होते हैं, यूट्रस के ऊपर पड़े होते हैं। और अगर अब हमारी फील्ड नहीं है तो हमें जाहिर है नजर भी वो चीजें नहीं आती, लेकिन गट और उन चीजों के ऊपर भी पड़े होते हैं। तो जाहिर है हम किसी सेफ सी जगह से उसको अगर आप चेक करना चाहो, जैसे कि ट्यूब, समटाइम्स इज हाइड्रोसेल्फिंग्स एंड व्हेन यू प्रेस द ट्यूब तो उसमें से केजियस मटेरियल निकलता है। तो अगर तो हाइड्रोसेल्पिंग्स है और केसियस मटेरियल से भरी हुई ट्यूब है तो कंसेंट लेके आप सेल्फ इंजेक्टमी भी कर सकते हो या क्लिपिंग भी कर सकते हो इवन, ठीक है। हाउएवर इफ पेशेंट डजंट अलाउ तो आप ना भी करो। लेकिन एक दफा पेशेंट की ट्यूबें अगर डैमेज हो गई हैं टीबी की वजह से तो दे यस कैन मैम। नॉट बी ओपनड इवन आफ्टर एटीटी और एनीथिंग एल्स, शी शुड बी गिवन ट्रीटमेंट ऑफ आईवीएफ आफ्टर कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ यस मैम। एटीटी, ठीक है। सो आपने उसकी लेप्रोस्कोपी करनी है और आपने अपना डायग्नोसिस कंफर्म। अगर कोई पेशेंट है फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बोली थी और उसकी बहन के अंदर हिस्ट्री है टीबी की और उसका आईजीआरए history of weight loss, etc., etc., and the case is going towards tuberculosis, then you can give ATT even before laparoscopy. You give her ATT and then you do laparoscopy after 9 months, and then you decide whether you need to give her the IVF treatment or you can try IUI or anything else. मैडम Tubal ये की बात दोबारा status. बता दें, सॉरी आपकी आवाज बीच में चली गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लग रही है। कहा कि अगर पेशेंट की जैसे इस केस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी टीबी की, उसका कॉम्प्लेक्स मैस है और उसकी इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग मोर टुवर्ड्स ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि लिम्फोसाइट ज्यादा है, टीएलसी ज्यादा है, आईजीआरए अगर उसका पॉजिटिव है फॉर टीबी, और तो इस पेशेंट के अंदर इवन बिफोर लैप्रोस्कोपी यू कैन गिव हर एटीटी, कंप्लीट एटीटी आप उसको दोगे 6 या 8 9 माह की जितनी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लैप्रोस्कोपी कर सकते हो टू सी द स्टेटस ऑफ द ट्यूब्स एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर शी शुड बी गिवन आईवीएफ ट्रीटमेंट या आप उसका आईयूआई कर सकते हो, क्या कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर हमें प्री ऑपरेटिवली ही पता है आईजीआरए भी पॉजिटिव और सारी इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग मोर टुवर्ड्स द टीबी की फैमिली। तो मैडम मैं एक दफा दोबारा इसकी इसलिए मैनेजमेंट को कंसाइजली आपको एक्सप्लेन करूं, बताऊं? मैडम इस इसकी मैनेजमेंट अभी मैं थोड़ी सी करते हैं मुझे समरी जी। कंफ्यूज हो रही है मैडम। इसकी मैनेजमेंट आप प्लीज इसको थोड़ा सा और क्लियर करें। ये वाली बात तो क्लियर हो गई है कि हमें इसको जो आइग्रा टेस्ट है आईजीआरए वो करा के अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम इसको एटीटी शुरू करा सकते हैं। फिर उसके हम्म बाद मैडम लेप्रोस्कोपी जो आप बता रही है ना, तो वो लेप्रोस्कोपी के बाद का थोड़ा सा बताइए कि लेप्रोस्कोपी कराई तो हम उसमें सिर्फ ट्यूब देखेंगे या लेप्रोस्कोपी में फिर साइज ऑफ जो उसका मास है उसको भी हम एसेस करेंगे कि वो हमारी जो हमने उसको एटीटी ट्रीटमेंट मैथ्स दी थी खत्म हो उसका जाता साइज है जब खत्म आपने हो जाता है। एटीटी दी। एटीटी उसको 6 महीने की भी दी तो 6 महीने बाद ही उसका मैथ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लेप्रोस्कोपी करनी है उसकी ट्यूबल स्टेटस के लिए, ओके। उसकी ट्यूबें देखनी है ना कि पेटेंट है या नहीं। अब हमने उसकी एक दफा एटीटी पूरी हो गई है, शी हैज बीन ट्रीटेड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, नाउ शी इज लेबल्ड एज अ ट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब हमने उसको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाना है और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में वी नीड टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है। ट्यूबल स्टेटस के लिए अब हमने लेप्रोस्कोपी की और अगर उसकी ट्यूबें पेटेंट हैं तो हम उसको आईयूआई कर सकते हैं, अगर उसकी ट्यूबें बंद हैं तो फिर आईवीआई। तो मैडम ये पेशेंट जो है जिसकी 5 इयर्स की सब फर्टिलिटी है प्लस उसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो इसमें भी हम आईयूआई का चांस लेंगे, डायरेक्ट आईवीएफ नहीं करेंगे उस पेशेंट को? अगर ट्यूबें खुली हैं तो कर सकते हो आईयूआई, क्यों नहीं। ओके। मैडम स्पॉन्टेनियस एटीटी के बाद कंसेप्शन अगर का जो ट्यूबल है पेटेंसी अच्छी है तो 19% व्हाई नॉट जी। चांस है।
Live birth क्या? rate after treatment with live birth rate after treatment with anti-tuberculosis drug is 7.6%. बट इट इज वेरी Low है, लेस, very low, but still there is a वेरी लो। rate, देयर इज very अ low. चांस कि ये नहीं है कि है Yes. नहीं, लेकिन वेरी फ्रैंकली ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ का सक्सेस भी बहुत कम होता है। ये कोई बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस वाले पेशेंट्स नहीं होते, क्योंकि टीबी जो है ना, एंडोमेट्रियम को और ट्यूबों को बहुत खराब कर देता है। मोस्टली मैंने आपसे ये कहा कि जो ट्यूबें एक दफा टीबी से डैमेज हो जाए, वो ट्यूबल कैनलाइजेशन या किसी भी प्रोसेस से ओपन नहीं होती है। ट्यूबें वो ओपन हो सकती हैं जो कि बगैर किसी वजह के ब्लॉक होगा। टीबी की वजह से ब्लॉक ट्यूब जो है ना, वो फिर उसमें आईवीएफ ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीबी वाले पेशेंट्स में आईवीएफ का सक्सेस रेट भी कंपैरेटिवली लो होता है। और उसके अलावा ये कि इसकी पूरी हम एक दफा समरी बिल्कुल कर लेंगे मैनेजमेंट की। लेकिन इसमें आपने ये जरूर याद रखना है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्री ऑपरेटिवली फॉर एनी रीजन, अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री नहीं थी पॉजिटिव टीबी की और आपका माइंड नहीं गया था, और आपने इंट्रा ऑपरेटिवली आपको मिल गया टीबी, तो आपने केजीएस मटेरियल या वो बेशक आपने भेज दिया लैब में उसका कल्चर होने के लिए या एएफपी देखने के लिए या केजिएशन देखने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप आईजीआरए करा सकते हो टू रिकन्फर्म योर डायग्नोसिस। बट अगेन बार बार बता रही हूँ, इंट्रा ऑपरेटिव लोग या इंट्रा ऑपरेटिवली अगर आपको केजीएस मटेरियल नजर आ गया, तो वही काफी है पेशेंट को पूरी एटीटी देने के लिए। देन यू शुड नो अबाउट एटीटी ऑल्सो, कि आपने एटीटी किस तरीके से देना है। तो उस पे भी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर वाइवा एक्चुअली, ऑल्दो इसमें आपके मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होती है और वो सारा कुछ। एटीटी आपने दो तरह से दिया जाता है। एक तो होता है कि न्यू केस, और एक रीट्रीटमेंट वाला केस। जैसे मैंने आपसे कहा कि कई पेशेंट्स आपको इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के बाद मिलते हैं। पेशेंट्स ने 6-8 महीने की मेडिसिन नहीं ली होती, वो 2 महीने बाद ही लेके छोड़ देते हैं कि बस हो गई दवाई पूरी। दे आर कॉल्ड, वो कम्प्लीटली ट्रीटेड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस नहीं होते। कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है एटलीस्ट 6 माह या 8 माह की ट्रीटमेंट के बाद। तो उसके अंदर वी ऑल नो कि मायरिन पी फोर्ट होती है। इसमें आपको ड्रग्स के नाम आने चाहिए, रिफेम्पिसिन है, और एथेम्बिटोल है, पायराजिनामाइड है, और आइसोनाइजेट है, राइट। सो आपको कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कि मायरिन पी फोर्ट है जो कि 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, एथेम्बिटोल और पायराजिनामाइड। या पहले 2 महीने देते हो, उसके बाद अगले 4 महीने आप देते हो विदाउट पैराजिनामाइड, यानी सिर्फ रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिड एंड एथेम्बिटोल। इस तरह कम से कम 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है न्यू केस का। रीट्रीटमेंट वाले में इसी तरह आप देते हो, पहले मायरिन पी फोर्ट देते हो 2 महीने, यानी मायरिन पी फोर्ट यानी चारों मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिड, एथेम्बिटोल और पायराजिनामाइड। उसके बाद 1 महीना आप ये 4 मेडिसिन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड करते हो, और फिर उसके बाद आप सिर्फ मायरिन देते हो, जिसमें 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजिड और एथेम्बिटोल। और ये पेशेंट के वेट के हिसाब से दी जाती है। यू गिव मल्टीविटामिन अलॉन्ग विद दिस, वाइटा 6 वगैरह आप साथ में देते हो। देन वेट के हिसाब से इस तरह देते हो कि आपके इसका एक अंदाजा यूं ही होता है। वैसे इतना भी डिटेल में बेशक ना भी, लेकिन हमें इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि समटाइम्स वी डोंट, पेशेंट आया होता है बस एक ही डॉक्टर को विजिट करने, एंड द अटेंडेंट्स डोंट टेक हर टू अनदर डिपार्टमेंट और to another place to get the treatment written for her। तो आपको खुद ही बताओ कि आपने कितनी दवाइयां देनी है। तो तकरीबन 18 kg पे एक गोली होती है। मैंने ऐसे याद किया हुआ 18 kg को, यानी कि अगर किसी का 60-70 kg वजन है, उसको 18 से डिवाइड करो और नंबर ऑफ गोलियां आपकी निकल आएंगी, 3 गोलियां या 5 गोलियां। और वो इस तरह पहले आप मायरिन पी फोड़ देते हो 2 माह, फिर अगले 4 माह आप मायरिन देते हो खाली। और किसी ने बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट लिख भी दी है। Excuse me। कई दफा 9 to 12 months तक मायरिन देनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको एलएफटीज पे बिफोर स्टार्टिंग द मेडिसिन एलएफटीज कराने होते हैं, और समटाइम्स आप मंथली एलएफटीज उसके मॉनिटर करते हो ये वाली मेडिसिन देते हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़े से इनके साइड इफेक्ट्स देख लेना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टीबी आपको आनी चाहिए। ठीक है। तो ये कब देनी है? अच्छा, लेप्रोस्कोपी में फायदा ये हो गया था कि जब हमने लेप्रोस्कोपी की तो उसमें हमने एंडोमेट्रियोसिस भी रूल आउट कर लिया हमने, और पैथोलॉजीज ऑफ पेल्विस भी रूल आउट कर लिया जो हमारे डीडी में और आ रही थी। ठीक है। तो इसलिए आदिया, देखिए, आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन वाज गुड, बट योर मैनेजमेंट वाज
बहुत बड़ी मिस्टेक्स मेरी वो ठीक नहीं थे, उसे मैंने ठीक हो मैंने ये गई। पढ़ा नहीं हुआ था, मैंने बस एक दो बस पढ़ा वीडियोस नहीं है, और देखे। पता है ये बड़ा कंफ्यूजिंग केस है, इट्स नॉट ओनली, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट ये केस ही बड़ा डिफिकल्ट है। पेल्विक मैडम एक ट्यूबरक्लोसिस और में चीज है, अच्छे खासे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, और आप इवन हमें कोई, दिस इज समथिंग जो फ्रैंकली जिस पे बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन या बहुत ज्यादा इवन एग्जामिनर का भी बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन नहीं होगा इस चीज के ऊपर। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होता है, लेकिन हमें अपने सेटअप के हिसाब से हर चीज पता होनी बहुत जरूरी है। जी। मैडम कोई टिप दें कि जैसे जब मैं कोई भी, आप मुझे कहती हैं, मैंने 2-3 दफा आपको प्रेजेंट किया और एवरी टाइम ना मुझे सेम इशू होता है, आप मुझे कहती हैं कि हादिया तुम ना बहुत मोनोटोनस साउंड करती हो, और दूसरा यू आज टेक इट बेहतर था, एज अ, आज आपका हिस्ट्री अच्छा, एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन वाज बेटर, मैंने इसलिए आपसे कहा कि आपने आज आई वाज हिस्ट्री नॉट एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड इन्वेस्टिगेशन लेवल तक यू वर वेरी गुड, और देखिए मैडम लेकिन मैं सोच मैनेजमेंट सोच नहीं के ठीक बोल थी। रही होती हूँ, मैं बहुत हम्म। सोच के, मतलब मुझे अपने दिमाग में, जैसे सोचो। इन्वेस्टिगेशन का भी था कि मैं कहीं पे पहुंच जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है ओ मैंने तो हार्मोनल प्रोफाइल नहीं मांगा, फिर मुझे उसके लिए याद तो आता है कि अच्छा। प्रैक्टिस है, देखो आपने सारे टॉपिक्स के हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स आपने फिंगर टिप्स पे करने हैं, हर हर चीज के, क्योंकि ये केस सिर्फ टीबी का नहीं था, ये इनफर्टिलिटी का भी था। तो आपने कभी किस था। तरीके से हिस्ट्री का पैटर्न लेके चलना है, एंड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट के सिनेरियो में क्या दिया हुआ है, वहां पे मैडम आपका एक बात प्रेजेंस ऑफ पूछनी माइंड रह भी बहुत गई, मैटर करता है। डॉक्टर अरूबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैडम एक बात पूछनी रह गई मैडम, आपने जो भी हमें टीबी के जो सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट अभी जो करंटली यूज कर रहे हैं लेटेस्ट, उसमें दो हैं, इग्रा और पीसीआर जीन एक्सपर्ट। तो उसमें से हाँ हमारा जी। नंबर वन कौन सा होगा, इग्रा होगा या पीसीआर जीन इगरा एक्सपर्ट ही है। होगा? आई डोंट नो जीन एक्सपर्ट किधर होता है हमारे मुल्क में। ओके मैडम। आईजी आ रही है, सबसे आसान टेस्ट ही वो है, उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन बार बार जो इंट्रा ऑपरेटिव लुक है ना, जो आपको केजिएशंस मिल गई हैं, जो आंखों ने देख लिया, चाहे कोई आपको नेगेट कर दे, आपको बायोप्सी वाले नेगेट कर दे, आपको कुछ भी नेगेट कर दे, यू हैव टू गिव एटीटी टू द पेशेंट। इंट्रा ऑपरेटिवली केजिएशंस मिल जाना, केजियस मटेरियल देख लेना ही काफी है डायग्नोसिस के लिए। टीबी इज वन थिंग, पेशेंट प्रेजेंट एसिम्टोमेटिकली, इसमें इसकी बार बार मैं आपसे कहती हूँ, अपनी हर थ्योरी हर टॉपिक को परसेंटेजेस में याद करो। Whenever you are talking to the examiner or even to the patient, you have to mention incidences। 11% में सिम्टोमेटिक है, जैसे आदिया ने कहा 7.6% इसका सक्सेस रेट है, इसका लाइफ लाइफ बर्थ रेट है। बर्थ था। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर 80% ट्यूबल इन्वॉल्वमेंट है, 20% एंडोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट है, तो लेस देन 1% वल्वल इन्वॉल्वमेंट है। ये जैसे कि मैंने आपको बार्थलिन की एग्जांपल दी है, कितना अननोन सा केस है, ये कोई सोच नहीं सकता, लेकिन बिकॉज आई आई वाज एबल टू सी दिस टाइप ऑफ पेशेंट, मैंने जिंदगी में एक ऐसा पेशेंट एक्सपीरियंस किया है, तो इस वजह से मुझे यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है कि बार्थलिन में केजिएशंस हो जाए, टीबी के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। सो बट दिस इज लेस देन 1%। आपको ये इंसिडेंसेस जेन्युइन वाली आनी चाहिए, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये सब जेन्युइन है। और तो कितने परसेंट चांस है क्या चीज इफेक्ट हो जाए, आपने आपने अपने पेशेंट को इसी तरह बताना है कि इतने परसेंट चांस है कि टीबी है तो उसमें ट्यूब इफेक्ट हो जाएंगे, और अगर ट्यूब इफेक्ट हो गई है तो नो वन इज गोइंग टू रिवर्ट, कैन नॉट रिवर्ट इट। हाउएवर एटीटी के बाद वी कैन गिव यू आईवीएफ ट्रीटमेंट। फिर आईवीएफ में कितना सक्सेस है, लाइफ बर्थ रेट कितना है, आपने कंटिन्यूसली परसेंटेजेस में अपने हर टॉपिक में बात करनी होती है, इससे आपके काफी मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है। मैडम एक और चीज बता दें कि वो चलो जो गुड। हम सैम्पलिंग करते हैं कोई भी हमारे पास, तो उसमें से बख्तावर हम हमसे क्वेश्चन एक करिए, उसका बख्तावर आप नॉर्मल सलाइन रिकॉर्डिंग में पे सुन भेजते हैं, लेना, वो बड़ी लंबी बात है जी। मैडम एक नॉर्मल सलाइन में सैंपल भेजते हैं और एक क्या? हम फॉर्मेलिन में भेजते हैं, प्लीज उसको भी मैडम, कहते हैं ना कि इसकी जो सैंपल आपने लिए हैं। फॉर्मलिन में नहीं भेजते, हाँ फॉर्मलिन में तो बायोप्सी होती है ना, जी जी। फॉर्मलिन में तो तो इसका हिस्टो हमने पैथोलॉजी नॉर्मल होती है ना सलाइन में चीजों भेजना की। होता है। तो हमने ये नॉर्मल से लाइन में जाता है, अगर आपने एंडोमेट्रियम भी लिया है तो फिर वो सैम्पलिंग आपकी जाती है क्यूरेटिंग्स उसमें, नॉर्मल से लाइन मैडम क्या वजह है एएफपी के इसकी? लिए। फॉर्मलिन में नहीं ना वो ग्रो करेगा, अच्छा, आप हमेशा उसमें वो ऐसी चीज डिस्ट्रॉय में हो डाल जाएगा। डाल के भेजते हो जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म, हाँ फॉर्मलिन में तो बायोप्सी रिपोर्ट्स भेजते हैं ना जिसमें आपका वो हो, क्या उसे कहते हैं, जिसमें आपका सैंपल प्रिजर्व्ड रहे। इसके अंदर तो एएफ भी है, आपने उसको उस तरह भेजना है कि वहां जाके मिल भी जाए कुछ। ठीक है। ओके मैडम। अच्छा चलो मैडम गुड। एक और बात, सॉरी डॉक्टर अरूबा, एक और बात,
हमने इसका नहीं। स्टेरोस्कोपिकली हाँ सैंपल लिया और वो जो है उसमें हमें जो हमारे पास उसकी स्क्रैपिंग्स आई, वो हमने भेजा जो है वो उसके लिए AFB के लिए, और दूसरा जो है हम कल्चर के लिए भेजेंगे ना, ये दो हमें, या हम उसको डायरेक्टली हम प्लीज उसको कल्चर, दूसरा फॉर्मेलिन में जाता है बायोप्सी के लिए। और बायोप्सी वाला फॉर्मेलिन में जाएगा, TB का भी टीबी का तो आपका सैंपल जा रहा है नॉर्मल सेलाइन में। नॉर्मल सलाइन में। और TB के मतलब तीनों जो है, अगर केजियस ग्रेन्युलोमा की हमें हिस्टोपैथोलॉजी चाहिए तो हम वो भी फिर हम साथ में उसको मेंशन करेंगे, दैट इज एएफपी वाला स्पेसिमेन फॉर सैंपल नॉर्मल सेलाइन में जाएगा, केजीएस वाला आपका सैंपल जाएगा फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन में जाएगा। ओके, ठीक है, चलो गुड। अब टाइम हमारा हो गया। वह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का टॉपिक आप लोग मुझे मैसेज कर देना।